स्वागत है दोस्तों आपका हमारे इस YouTube चैनल पे। दोस्तों इस वीडियो में आज हम बीपीएसएससी के लिए बिहार दरोगा का जो एग्ज़ाम है जिसकी प्रारंभिक परीक्षा संभवतः दिसंबर में होने वाली है। और ये जो है आपका ज्ञान दर्पण प्रकाशन का ये प्रैक्टिस सेट है। और इसका आज हम सेट नंबर 2 लेकर के आए हैं। सेट नंबर 1 के लिए मैंने करवा दिया था सारा वीडियो और आप लोगों ने कहा था कि सर इस टेस्ट को कंटिन्यू कीजिए, तो थोड़ा समय नहीं मिल पा रहा था, इस वजह से इसको कंटिन्यू नहीं कर पाया था। लेकिन आज हम यहाँ पे कंटिन्यू कर रहे हैं और ये हम सेट नंबर 2 लेकर के आए हैं। और अगर अभी तक आप लोगों ने इसका किताब नहीं खरीदा है तो ये जो है ये बुक जो आपको है वो छोटू बुक स्टॉल बीपीएससी गेट के पास मिल रहा है और मुख्य विक्रेता भी छोटू बुक स्टॉल ही हैं। तो इनका मैं सारा लिंक दे दूंगा, अगर घर बैठे मंगवाना है तो उसका भी आप फ़ोन पे बात कर सकते हैं। सारा डिटेल मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से आप संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे सेट नंबर 2 हम लोग देखते हैं। पहला क्वेश्चन बोल रहा है, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं ताकि आप लोग को थोड़ा क्लियर दिखे। पहला बोल रहा है कि सिंधु घाटी का स्थल कालीबंगन किस नदी के किनारे स्थित है। तो कालीबंगन जो है वो घग्गर नदी के किनारे स्थित है, तो पहला का ऑप्शन सी हो जाएगा। और हड़प्पा जो है ये रावी नदी के किनारे है हड़प्पा, और सिंधु नदी के किनारे मोहनजोदड़ो है, और लोथल जो है वो भोगवा नदी के किनारे है। ठीक है, नेक्स्ट आइए दूसरा में। दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है आर्य शब्द इंगित करता है। तो ये आप लोग को पता होगा आर्य शब्द किसे इंगित करता है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा श्रेष्ठ वंश को। और आर्य का अर्थ ही होता है श्रेष्ठ या कुलीन। नेक्स्ट आइए तीसरे नंबर पे। तीसरा नंबर जो है महात्मा बुद्ध के जीवन से संबंधित गृह त्याग की घटना से कौन सा प्रतीक संबंधित है। तो तीसरा का इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए घोड़ा। और ज्ञान का जो प्रतीक है वो पीपल यानी कि बोधि वृक्ष है, और जन्म का जो प्रतीक है वो कमल एवं सांड है, और निर्वाण प्राप्त हुआ था उसका जो प्रतीक है वो पद चिन्ह है। नेक्स्ट आइए 4 नंबर में। चौथा बोरा कि बेशनगर अभिलेख का हेलियोडोरस कहाँ का निवासी था। तो बेशनगर अभिलेख में जिस हेलियोडोरस का उल्लेख किया गया उसको वो कहाँ का निवासी था, तो चौथा का इसका हो जाएगा ऑप्शन सी तक्षशिला का। देखिए भागवत धर्म से संबंधित स्मारक विदिशा जिसको बेशनगर का कहते हैं, इसी को बेशनगर का गरुड़ स्तंभ है यहीं पे। तक्षशिला के पवन राजदूत हेलियोडोरस के भागवत धर्म में ग्रहण किया, और इस स्तंभ की स्थापना में हेलियोडोरस को भागवत तथा वासुदेव को देव देवस अर्थात देवताओं का देवता कहा गया है। 5वां नंबर में आइए कौटिल्य का अर्थशास्त्र है। तो कौटिल्य का अर्थशास्त्र क्या है, तो 5वां का यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। क्यों? क्योंकि कौटिल्य या चाणक्य के द्वारा जो अर्थशास्त्र लिखा गया था वो मौर्य काल में रचित अर्थशास्त्र शासन के सिद्धांत से संबंधित है। यहाँ पे इतिहास दिया है अर्थशास्त्र से संबंधित, ये भी नहीं होगा आत्मकथा से संबंधित नहीं। यहाँ पे क्या है, ये शासन से संबंधित है, ठीक है, न कि अर्थव्यवस्था से संबंधित है, अर्थशास्त्र से संबंधित है, ये सब नहीं है। तो यहाँ पे आप लोग ध्यान रखिएगा कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है वो शासन व्यवस्था से संबंधित है मौर्य काल का, इसलिए ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट आइए 6 नंबर में। बोला कि पालखेड़ा का युद्ध किस वर्ष हुआ था। तो छठा का यहाँ पे देखिए 6 का जो सही हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी नंबर 1728 ईस्वी में बाजीराव प्रथम ने निजामुल मुल्क को पालखेड़ा के युद्ध में पराजित किया। तो अगर पूछ देगा कि पालखेड़ा का युद्ध किसके किसके बीच हुआ, तो बाजीराव प्रथम और निजामुल मुल्क के बीच में लड़ा गया था। नेक्स्ट आइए 7वां नंबर में। बोला किसने गुलरुखी उपनाम से कविता लिखा। तो 7वां का इसका सही हो जाएगा ऑप्शन ए सिकंदर लोदी ने। सिकंदर लोदी ने गुलरुखी उपनाम से कविता लिखा, और सिकंदर लोदी 1504 ईस्वी में राजस्थान के शासकों पर नियंत्रण कायम करने के लिए आगरा शहर की स्थापना की थी तथा अपनी राजधानी आगरा को बनाया था, और उसने नाप का पैमाना गज ए सिकंदर आरंभ किया था। नेक्स्ट आइए 8वां नंबर में। 8वां नंबर बोला कि अमीर खुसरो किसके दरबार में था। तो 8वां का इसका सही हो जाएगा ऑप्शन ए अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में। इंपॉर्टेंट है, इसे नोट कर लीजिएगा आप लोग। देखिए यहाँ पे जो है क्वेश्चन
तो इस क्वेश्चन में आप लोग एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि अमीर खुसरो जो था, इसे कहा जाता है कि इन्होंने 7 सुल्तानों का शासन देखा था। ऐसा क्यों कहा जाता है? क्योंकि देखिए, अमीर खुसरो निम्न शासकों के दरबार में रहा, जिसमें बलबन था, कैकुबाद, जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, मुबारक शाह, गयासुद्दीन तुगलक और मोहम्मद बिन तुगलक। इन सभी के ये दरबार में रहा और इस प्रकार अमीर खुसरो ने 7 सुल्तानों का शासन देखा था। और मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में 1325 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो गई थी। और अमीर खुसरो जो था वो निजामुद्दीन औलिया का शिष्य था। नेक्स्ट आइए 9 नंबर में। 9 बोला कि दिल्ली सल्तनत के किस वंश के शासकों ने सबसे कम समय तक शासन किया, पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो 9 का यहाँ सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, खिलजी वंश। इसका शासनकाल था 1290 ईस्वी से 1320 ईस्वी के बीच, जो कि सर्वाधिक कम था। नेक्स्ट आइए 10 नंबर में। बोला कि बहमनी राज्य का संस्थापक कौन था? तो 10वां का इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अलाउद्दीन हसन जो था वो बहमनी राज्य का संस्थापक था। और बहमनी राज्य की स्थापना दक्षिण में अलाउद्दीन हसन ने किया था। और इसका पूर्ववर्ती जो था नाम अलाउद्दीन हसन का, इसका पूर्ववर्ती नाम था जफर खां या हसन गंगू। तो आप लोग ध्यान रखिएगा ऑप्शन में क्या दिया जा रहा है। तो अलाउद्दीन हसन का ही पूर्ववर्ती नाम है जफर खां या फिर हसन गंगू। 11 नंबर में आइए। बोला कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गांधी जी को गिरफ्तार कर कहाँ की जेल में रखा गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पूना की जेल में। गांधी जी को भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गिरफ्तार कर पूना जेल में रखा गया। 7 अगस्त 1942 को बंबई के ऐतिहासिक ग्वालियर टैंक में अखिल भारतीय कांग्रेस की बैठक में वृद्धा प्रस्ताव, जो कि भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित था, की पुष्टि की गई। और 8 अगस्त 1942 को प्रस्ताव पारित हो गया और 9 अगस्त 1942 को आंदोलन आरंभ हुआ। और उसी समय सभी प्रमुख नेताओं को ऑपरेशन जीरो आवर के तहत गिरफ्तार किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए 12 नंबर में। बोरा कि सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किस वर्ष की थी? तो 12 का इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। क्यों? क्योंकि फॉरवर्ड ब्लॉक की जो स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने किए थे वो 1939 में किए थे। ठीक है। और नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 को उड़ीसा के कटक में हुआ था। और 1920 ईस्वी में भारतीय नागरिक सेवा से उत्तीर्ण हुए थे सुभाष चंद्र बोस। और वर्ष 1938 में हरिपुरा और वर्ष 1939 ईस्वी में त्रिपुरी में कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे, जिसमें से वर्ष 1939 में इनका विवाद हो गया था गांधी जी से। ठीक है। तो उस समय ये 1939 में इन्होंने इस्तीफा दे दिया था। और 1939 में इस्तीफा देने के बाद फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 1939 में फिर अध्यक्ष बनाया गया था। नेक्स्ट आइए 13 नंबर में। 13 बोरा कि 1946 के कैबिनेट मिशन का नेतृत्व किसने किया था? तो ये क्वेश्चन तो अब बहुत बार पूछ चुका है, तो आप लोग को याद हो गया होगा। तो 13 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, पैथिक लॉरेंस को। 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन भारत यानी कि दिल्ली पहुंचा और इसके अध्यक्ष भारत मंत्री लॉर्ड पैथिक लॉरेंस थे। जबकि इसमें अन्य 2 सदस्य थे, वो थे स्टेफोर्ड क्रिप्स जो कि बोर्ड ऑफ ट्रेड के अध्यक्ष थे, और दूसरे जो सदस्य थे एवी अलेक्जेंडर थे, ये नौसेना मंत्री थे। और इसी कैबिनेट मिशन ने भारत के लिए संविधान सभा का विचार दिया था। नेक्स्ट है ये 14 में। बोला कि संविधान सभा का पहला सत्र कब हुआ था? तो 14 का आप लोग को पता होगा ऑप्शन बी, 9 दिसंबर 1946 को, जिसमें अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया था। उसके बाद फिर 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का दूसरी बैठक हुई थी, जिसमें अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था। नेक्स्ट आइए 15 नंबर में। 15 नंबर क्वेश्चन बोला कि जवाहरलाल नेहरू के अधीन अंतरिम सरकार का गठन किस वर्ष हुआ था? तो 15 का इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सितंबर 1946 को। देखिए, लॉर्ड वेवेल ने 12 अगस्त 1946 को जवाहरलाल नेहरू को अंतरिम सरकार गठन करने के लिए आमंत्रित किया और 24 अगस्त 1946 को जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार की गठन की घोषणा हुई तथा 2 सितंबर 1946 को सरकार का गठन कर दिया गया और अंतरिम सरकार में राजेंद्र प्रसाद खाद्य तथा कृषि मंत्री बने थे। नेक्स्ट आइए 16 नंबर में। 16 बोला कि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 प्रभावी हुआ। तो ये कब प्रभावी हुआ?
तो ये जो प्रभावी हुआ था 16 का ऑप्शन बी हो जाएगा, 18 जुलाई 1947 को ये प्रभावी हो गया। नेक्स्ट आइए 17 नंबर में। 17 बोला कि बॉम्बे, मद्रास और कलकत्ता में उच्च न्यायालयों की स्थापना कब हुई थी। ठीक है, तो 17 का जो सही हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, 1862 में। 15 अगस्त 1947 के बाद भारत का, सॉरी यहां पे बोल रहा है बॉम्बे, तो बॉम्बे, मद्रास और कलकत्ता उच्च न्यायालयों की स्थापना ब्रिटिश संसद द्वारा पारित 1861 ईस्वी के भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम के तहत 1862 ईस्वी में की गई थी। नेक्स्ट है ये 18 नंबर में बोल रहा है कि 15 अगस्त 1947 ईस्वी के बाद भारत का कौन सा पुर्तगाल के अधीन राज्य जो है वो बना रहा क्षेत्र। तो 18 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। क्यों? क्योंकि देखिए 15 अगस्त 1947 के बाद भारत का जो था वो गोवा पुर्तगाल के अधीन था, तो यहाँ पे गोवा कोई नहीं, कहीं ऑप्शन में नहीं है, इसीलिए इनमें से कोई नहीं। ठीक है, और गोवा को फिर 1961 ईस्वी में गोवा पर सैन्य कार्रवाई करके भारत ने अपने अधिकार में कर लिया और 12वां संविधान संशोधन 1962 के द्वारा संविधान की प्रथम अनुसूची में संशोधन कर गोवा, दमन एवं दीव को भारत का केंद्र शासित प्रदेश के रूप में उस समय शामिल किया गया था। और फिर 56वां संविधान संशोधन 1987 के द्वारा गोवा को राज्य का दर्जा दे दिया गया, जबकि दमन और दीव को केंद्र शासित प्रदेश के रूप में ही रहने दिया गया था। नेक्स्ट आइए 19 नंबर में, गांधी जी को वन मैन बाउंड्री फोर्स कहकर किसने संबोधित किया। तो 19 का यहां पे सही हो जाएगा ऑप्शन बी, लॉर्ड माउंटबेटन ने। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 20 में। 20 बोला कि हिंदू पैट्रियार्ट के संपादक कौन थे। तो 20 का इसका सही हो जाएगा ऑप्शन ए, दीन बंधु मित्र। नील आंदोलन का जमकर समर्थन करने वाले हिंदू पैट्रियार्ट के संपादक हरीश चंद्र, यहां पे एक मिनट, यहां पे थोड़ा सा चेक कर लीजिएगा आप लोग 20 का, ठीक है, कि हरीश चंद्र मुखर्जी होगा या दीन बंधु मित्र होगा। ज़्यादा संभावना है कि यहाँ पे हरीश चंद्र मुखर्जी होना चाहिए। एक बार आप लोग देख लेंगे 20 नंबर ऑप्शन, ठीक है, 20 का आप लोग चेक कर लेंगे एक बार अच्छे से। 21 नंबर में आइए। 21 बोला निम्नलिखित में से कौन पंचायतों की संरचना के संबंध में उपबंध करने को अधिकृत है। तो 21 का इसका सही हो जाएगा ऑप्शन ए, राज्य का विधानमंडल। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट यहां पे आइए 22 नंबर में। 22 में बोला कि 73वां संविधान संशोधन का अभिपालन करने वाला प्रथम राज्य कौन सा है। तो 22 का इसका सही हो जाएगा ऑप्शन सी, मध्य प्रदेश। तो 73वां संविधान संशोधन का अभिपालन करने वाला प्रथम राज्य मध्य प्रदेश है और अनुच्छेद 243 के घ के 3 के अनुसार पंचायतों में सभी स्तरों पर महिलाओं को 1/3 स्थान आरक्षण प्रदान किया गया है और किसी व्यक्ति के लिए पंचायत सदस्य बनने की जो है न्यूनतम आयु 21 वर्ष किया गया है। नेक्स्ट आइए 23 नंबर में, बोला कि पिछड़ी जाति आयोग के प्रथम सभापति कौन था। तो 23 का यहां पे सही हो जाएगा ऑप्शन डी, काका साहेब कालेकर। ठीक है, इसे आप लोग याद रखिएगा। और अगर वर्तमान में पूछ देगा राष्ट्रीय पिछड़ा जाति आयोग के अध्यक्ष, तो भगवान लाल साहनी है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। तो एक चीज इसमें नोट कर लीजिए 23 में कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के तहत भारत के राष्ट्रपति के आदेश द्वारा प्रथम पिछड़ी जाति आयोग का गठन जनवरी 1953 में किया गया था और इसके अध्यक्ष काका साहेब कालेकर को बनाया गया था। अब वर्तमान में अगर पूछ देगा कि राष्ट्रीय पिछड़ी जाति आयोग के अध्यक्ष, तो भगवान लाल साहनी है। नेक्स्ट आइए 24 नंबर में, बोला कि निम्न में से कौन संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य नहीं है। तो 24 का यहां पे हो जाएगा ऑप्शन सी, जर्मनी। नेक्स्ट आइए 25 नंबर में, एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय कहां है। तो 25 का यहां पे हो जाएगा ऑप्शन बी, लंदन। बहुत ये चर्चा में रहा था, एमनेस्टी इंटरनेशनल को भारत सरकार ने इंडिया में बैन कर दिया है। नेक्स्ट आइए 26 नंबर में। 26 को बोल रहा है कि भारत के प्रथम विधि विश्वविद्यालय की स्थापना अगस्त 1987 में कहां हुई थी। तो 26 का यहां पे हो जाएगा ऑप्शन ए, बेंगलुरु में। भारत के प्रथम विधि विश्वविद्यालय नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी की स्थापना बेंगलुरु में 1987 में की गई थी। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 27 में, निम्नलिखित में से कौन सर्वप्रथम महिला प्रधानमंत्री
किसी देश की बनी है? तो 27 का यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सिरिमाओ भंडार नायके। विश्व की प्रथम महिला प्रधानमंत्री सिरिमाओ भंडार नायके श्रीलंका की ये बनी है और 1960 ईस्वी में वह श्रीलंका की प्रथम महिला प्रधानमंत्री बनी। 28 में यह बोल रहा है कि भारतीय विधान पालिका प्रथम बार द्विसदनीय बनाई गई, तो यह कब बनाई गई? तो 28 का ऑप्शन हो जाएगा बी, 1919 के भारत सरकार अधिनियम के द्वारा। नेक्स्ट आइए 29 नंबर बोल रहा है कि भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था, तो 29 का यहां पे देख लीजिए ऑप्शन। हाँ, तो 29 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, कैबिनेट मिशन योजना 1946 के अंतर्गत। नेक्स्ट आइए 30 नंबर में, 30 बोरा की निम्नलिखित में से कौन प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे? तो 30 का इसका सही हो जाएगा ऑप्शन ए, सरदार वल्लभ भाई पटेल। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे और प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, जबकि संघ संविधान समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू और नियम समिति और संचालन समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसका एक्सप्लेनेशन आप लोग याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट आइए 31 नंबर में, 31 में बोला कि अमेरिकी उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र कहाँ स्थित है? तो ये हो जाएगा आपका केप केनवरल में। तो केप केनवरल उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र अमेरिका के जो है फ्लोरिडा राज्य में अवस्थित है। नेक्स्ट आइए 32 नंबर में, बरमुडा ट्रायंगल यानी कि बरमुडा त्रिभुज अवस्थित है, तो ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो 32 का ये हो जाएगा ऑप्शन सी, पश्चिमी उत्तरी अटलांटिक महासागर में। तो ये आप लोग याद रखिएगा कि बरमुडा त्रिभुज उत्तर पश्चिमी अटलांटिक महासागर में मियामी जो कि दक्षिण फ्लोरिडा में है, बरमुडा और प्यूर्टो रिको को मिलाकर बनने वाले त्रिकोणीय समुद्रीय क्षेत्र को कहते हैं। नेक्स्ट आइए 33 नंबर में बोला निम्नलिखित में से कौन सा एक बंदरगाह विश्व के कॉफी बंदरगाह के रूप में जाना जाता है? तो 33 का यहाँ पे याद रखिएगा ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें कोई ये ऑप्शन नहीं है। सेंटोस जो है जो कि ब्राजील में है, इसको जो है सेंटोस को ही विश्व की सर्वाधिक कॉफी का यहीं से निर्यात किया जाता है, इसी कारण इसे कहवा पत्तन या कॉफी बंदरगाह के रूप में इसे जाना जाता है। नेक्स्ट आइए 34 नंबर में, निम्नलिखित में संसार का सर्वाधिक व्यस्त महासागरीय मार्ग कौन सा है? तो 34 का इसका सही हो जाएगा ऑप्शन ए, उत्तरी अटलांटिक महासागर। और यह जो मार्ग है यह उत्तरी अमेरिका और यूरोप के दो औद्योगिक प्रदेशों को जोड़ता है। 35 में यह बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शहर सिगार उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो 35 का यहां पे हो जाएगा ऑप्शन बी, हवाना। हवाना जो कि क्यूबा में है, सिगार उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है। नेक्स्ट आइए 36 में, 36 नंबर में बोला कि भारत का सबसे बड़ा पेट्रो रसायन कारखाना किस राज्य में स्थित है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी, गुजरात में। ठीक है। और यहाँ पे गुजरात के जामनगर में है जो कि रिलायंस इंडस्ट्रीज का है। 37 में आइए, 37 में बोल रहा है कि भारत में प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना किस राज्य में की गई? तो 37 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, पश्चिम बंगाल में। भारत में प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना 1897-98 ईस्वी में पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग के निकट सिंद्रोपोंग अथवा सिद्रबाग में हुई थी। और इसके बाद दूसरा जल विद्युत गृह जो है वो वर्ष 1902 ईस्वी में शिव समुद्रम कर्नाटक के निकट कावेरी नदी पर कोलार की सोने की खानों को बिजली देने के लिए बनाया गया था। नेक्स्ट आइए 38 नंबर में, बोल रहा है कि निम्नलिखित में से ऊर्जा का कौन सा स्रोत व्यवसायिक स्रोत नहीं है? तो 38 का इसका हो जाएगा ऑप्शन है, बायोगैस। नेक्स्ट आइए 39 में, 39 बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा इस्पात संयंत्र जर्मनी के सहयोग से स्थापित किया गया है? तो 39 का इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राउरकेला, जो कि आपका उड़ीसा में है। नेक्स्ट आइए, झूम किसे कहते हैं? तो 40 का इसका सही, झूम कृषि होता है। ठीक है। तो ये खेती की एक पद्धति है, तो 40 का सी हो जाएगा, झूम कृषि। और झूम कृषि एक स्थानांतरित कृषि पद्धति है। ठीक है।
और यह विशेषकर उत्तर पूर्वी राज्यों में ज्यादा विस्तृत है। 41वां ये बोरा, एक मुक्त उद्यम अर्थव्यवस्था में संसाधन विभाजन का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? तो 41 का इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उपभोक्ता के व्यय करने के नमूने के रूप में। नेक्स्ट आइए 42 नंबर में, बोरा की निम्नलिखित में से कौन मुद्रास्फीति के नियंत्रण की विधि नहीं है? मुद्रास्फीति की तो कौन सा इसमें नहीं है? तो 42 का हो जाएगा ऑप्शन डी, ब्याज दर को कम करना। ठीक है, तो इसे आप लोग थोड़ा सा अच्छे से नोट कर लीजिएगा, 42 नंबर थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट आइए 43 में, बोरा है कि यूनिवैक तथा इनियाक किस पीढ़ी के कंप्यूटर उपकरण के उदाहरण है? तो 43 का इसका सही हो जाएगा ऑप्शन ए, ये प्रथम पीढ़ी के एग्जाम्पल है। और प्रथम पीढ़ी के जो कंप्यूटर है वो 1946 से 1959 तक के इसमें आते हैं। नेक्स्ट आइए 44 में, यूएसबी का पूरा नाम क्या है? हम लोग देखते हैं यूएसबी चार्जर वगैरह जो यूज करते हैं मोबाइल फ़ोन में, यूएसबी केबल यूज़ करते हैं, तो इसका फुल फॉर्म क्या है? तो यूनिवर्सल सीरियल बस। तो यूनिवर्सल सीरियल बस हो जाएगा ऑप्शन ए, इसका सही हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे सॉरी स्पेलिंग यहाँ पे गलती है, तो ऑप्शन सी सही इसका हो जाएगा। ठीक है, यूनिवर्सल सीरियल बस, ये सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट आइए 45 में, 45 बोरा की निम्नलिखित में से गाय की नस्लें भारतीय द्विकाजी नहीं है? इसमें कौन सी नस्लें जो है वो भारतीय नहीं है? तो 45 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, लाल सिंधी। गाय की नस्लें भारतीय लाल सिंधी द्विकाजी नहीं है, बल्कि ये दुधारू हैं, जबकि थारपाकर, कांकरेज और मेवाती ये सब द्विकाजी नस्लें हैं। 46 नंबर में आइए, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का रामसर स्थल सबसे बड़ा है? देखिए ऐसे अगर पूछता तो सुंदरवन हो जाता। ठीक है, सुंदरवन जो है वो बंगाल से लेकर बांग्लादेश तक फैला हुआ है, ये सबसे बड़ा रामसर स्थल है। लेकिन अगर इस तरह का क्वेश्चन दे और ऑप्शन में सुंदरवन नहीं हो, और जो ऑप्शन दिया गया है 4 ऑप्शन, उसमें से अगर छांटना है तो हमको उसी में से आंसर देना होगा कि इन चारों में से सबसे बड़ा कौन है। तो ये चीज आप लोग ध्यान रखिएगा। अगर सुंदरवन रहता ऑप्शन में तो आंख बंद करके सुंदरवन मारते, लेकिन यहां पे आपका जो ऑप्शन दिया गया है उसमें से छांटना है कि कौन सबसे बड़ा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वेवनाथ कोल आर्द्रभूमि, जो कि केरल में है। और अगर सबसे छोटा आर्द्रभूमि पूछेगा तो रेणुका आर्द्रभूमि, हिमाचल प्रदेश। रेणुका आर्द्रभूमि जो है सबसे छोटा आर्द्रभूमि स्थल है। ठीक है, जो कि हिमाचल प्रदेश में है। और पॉइंट कैलिमर आर्द्रभूमि आपका तमिलनाडु में है। और रुद्र सागर झील जो है वो त्रिपुरा में है। नेक्स्ट आइए 47 में, बोला कि निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्रीन हाउस प्रभाव में सर्वाधिक योगदान देती है? तो 47 का ये हो जाएगा ऑप्शन डी, जलवाष्प। बीपीएससी का क्वेश्चन है ये। 48 में, ये धान के खेतों से उत्पन्न होने वाली गैस जो कि भूमंडलीय तापक्रम वृद्धि से संबंधित है। तो 48 का इसका सही हो जाएगा ऑप्शन सी, मीथेन। मीथेन गैस के उत्सर्जन के स्रोत धान के खेत, कोयले की खदानें और घरेलू वातावरण में मीथेन उत्सर्जन के ये सब स्रोत हैं। और मीथेन जो है वो पृथ्वी के वायुमंडल में पाई जाने वाली एक ग्रीन हाउस गैसेस हैं, मुख्य ग्रीन हाउस गैसेस हैं। नेक्स्ट आइए 49 नंबर में, बोला कि वर्तमान में कार्बन डाइऑक्साइड CO2 के उत्सर्जन में सर्वाधिक योगदान करने वाला देश कौन सा है? तो 49 का हो जाएगा ऑप्शन बी, चीन। ठीक है, और उसके बाद जो है चीन के बाद अगर पूछेगा तो भारत हो जाएगा, सॉरी अमेरिका हो जाएगा। दूसरे स्थान पे अमेरिका, पहले स्थान पे चीन, और भारत का जो स्थान है वो तीसरे स्थान पे है, और चौथे स्थान पे रूस है। नेक्स्ट आइए 15 नंबर में, बोल रहा है कि भारत की कौन सी क्रिया जलवायु परिवर्तन से सर्वाधिक प्रभावित होती है? तो 50 का जो है ये आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, कृषि जो है सर्वाधिक प्रभावित होती है जलवायु परिवर्तन के कारण। नेक्स्ट है 51 नंबर में, प्रकाश का रंग निर्धारित होता है। तो प्रकाश का रंग किससे निर्धारित होता है? तो प्रकाश का रंग तरंग दैर्घ्य से निर्धारित होता है। तरंग दैर्घ्य को इंग्लिश में बोलते हैं वेवलेंथ। तो यहां पे तरंग दैर्घ्य देख लेते हैं ऑप्शन किस में है।
तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा सी, तरंग दैर्ध्य से। ठीक है, प्रकाश का रंग निर्धारित होता है वेवलेंथ से। नेक्स्ट आइए 52 में, बोला मानव शरीर का सामान्य तापक्रम 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट है, तो इसको सेंटीग्रेड में इसका कितना तापक्रम होगा? तो 52 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी 36.89 डिग्री सेंटीग्रेड। कन्वर्जन आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट आइए 53 में। 53 बोरा कि निम्नलिखित में से किस एक प्रकार की तरंगों का प्रयोग रात्रि दृष्टि उपकरण में किया जाता है? तो 53 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी अवरक्त तरंग का। अवरक्त तरंग विद्युत चुंबकीय तरंगों का एक प्रकार है और इसका प्रयोग रात्रि दृष्टि के निरीक्षण के लिए किया जाता है। और इसका जो तरंग दैर्घ्य यानी कि वेवलेंथ जो होता है वो दृश्य प्रकाश से ज्यादा होता है। नेक्स्ट आइए 54 नंबर में, पूरा निम्न में से कौन सदिश राशि यानी कि स्केलर राशि नहीं है? तो स्केलर राशि नहीं है तो यहाँ पे देखिए चाल, चाल जो है आपका सॉरी सदिश राशि नहीं है यानी कि वेक्टर राशि नहीं है, तो चाल जो है आपका स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, अदिश राशि है चाल, ये सदिश राशि नहीं है। 55 में आई न्यूटन का प्रथम नियम किस राशि को परिभाषित करता है? तो 55 का यहाँ पे देख लीजिए, 55 का आपका सही हो जाएगा ऑप्शन सी बल को। न्यूटन का प्रथम नियम जो है वो बल को परिभाषित करता है। और न्यूटन के प्रथम नियम जड़त्व को भी परिभाषित करता है, तो यहाँ पे जड़त्व नहीं है। अगर बल और जड़त्व रहेगा तो दोनों होगा, क्योंकि न्यूटन के प्रथम नियम को जड़त्व का नियम भी कहा जाता है। नेक्स्ट आइए 56 में, जल का वाष्प में बदलना क्या कहलाता है? तो 56 का ये जो होगा ये भौतिक परिवर्तन कहलाता है। 57 में ये भूपर पट्टी पर ऑक्सीजन के बाद सबसे अधिक उपलब्ध कौन सा मूल तत्व है? तो 57 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए सिलिकॉन। देखिए ऑक्सीजन 46.8% है, उसके बाद सिलिकॉन जो है वो 27.72% है, और उसके बाद तीसरा जो है एल्युमिनियम का है वो 8.13%। 58 आइए, प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या होता है? तो इसका होता है CSO4 हाफ H2O, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आइए 59 में, बोला कि किसी पदार्थ या द्रव का गैसीय अवस्था से द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए बिना सीधी ठोस अवस्था में परिवर्तित हो जाना क्या कहलाता है? तो 59 का इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी निक्षेपण। किसी पदार्थ या द्रव का गैसीय अवस्था से द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए बिना सीधे ठोस अवस्था में परिवर्तित हो जाना निक्षेपण कहलाता है। नेक्स्ट आइए 60 में, 60 में बोला कि निम्नलिखित में से किसमें ऋणात्मक आवेश होता है? तो 60 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी बीटा किरण। बीटा किरण में ऋणात्मक आवेश होता है, निगेटिव चार्ज होता है, आप लोग इसे ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट आइए 61 नंबर में, 61 बोल रहा है कि मेंडल द्वारा प्रतिपादित 3 नियम में निम्नलिखित में से कौन सा नियम संबंधित नहीं है? तो 61 का इसका हो जाएगा ऑप्शन डी उत्तरदायी का नियम जो है मेंडल द्वारा प्रतिपादित 3 नियम से संबंधित नहीं है। तो मेंडल के द्वारा जो मटर के पौधे पर अपना प्रयोग किया गया था, तो उसने 3 नियम इसमें प्रतिपादित किए थे मेंडल ने। पहला था प्रभाविता का नियम, दूसरा था पृथक्करण का नियम, और तीसरा था स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। और मेंडल को आनुवांशिकता का पिता कहा जाता है, और मेंडल जो थे वह ऑस्ट्रिया देश के ब्रूनो नामक शहर के पादरी थे। 62 नंबर में ये ग्लूकोज का सूत्र क्या है? तो ग्लूकोज का यहाँ पे जो C6H12O6 सॉरी C6H12O6, तो यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट है 63 में, विटामिन सी का सबसे उत्तम स्रोत कौन सा है? तो 63 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए आंवला। 64 में ये श्वसन में ऊर्जा उत्पादित होता है, तो श्वसन में ऊर्जा किस रूप में उत्पादित होता है? तो 64 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी एटीपी के रूप में, जिसका फुल फॉर्म है एडिनो ट्राइफॉस्फेट।
65 नंबर में ये प्लाज्मा में जल का प्रतिशत लगभग होता है, तो 65 का यहाँ पे हो जाएगा करीब 90% इसमें जल होता है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 66 में ये कौन सी ग्रंथि दुग्ध निष्कासन हार्मोन ऑक्सीटोसिन का स्रवण करती है, तो ये इंपॉर्टेंट है, तो 66 का इसका हो जाएगा ऑप्शन सी पीयूष ग्रंथि, और पीयूष ग्रंथि को ही मास्टर ग्रंथि कहते हैं। नेक्स्ट आइए 67 में, बुरा निम्नलिखित गैसों में से कौन प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए आवश्यक है, तो 67 का यहाँ पे होगा ऑप्शन ए CO2, यहाँ पे प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है। नेक्स्ट आइए 68 में, बुरा कि निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन नहीं है, तो 68 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी इंसुलिन जो है वो पादप हार्मोन नहीं है, इंसुलिन जबकि है जंतु हार्मोन है, ठीक है। नेक्स्ट आइए 69 में, बोला जम्मू कश्मीर की परियोजनाएं रंजीत सागर बांध किस नदी पर है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो 69 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए, ये रावी नदी पर है। और बगलिहार परियोजना पूछेगा, और दुल्हस्ती परियोजना और सलाल परियोजना, ये तीनों आपका चेनाब नदी पर है। याद रखिए चेनाब नदी पर कौन कौन सी परियोजनाएं हैं, तो बगलिहार परियोजना, दुल्हस्ती परियोजना और सलाल परियोजना। और अगर झेलम नदी पे पूछेगा तो झेलम नदी पे तुलबुल परियोजना और उड़ी परियोजना है, और चेनानी परियोजना तावी नदी पे, और नीबो और बाजोर्गो परियोजना सिंधु नदी पर है। 70 में बोला कि सिंधु जल समझौता किस वर्ष हुआ, तो ये भारत और पाकिस्तान के बीच में हुआ था, तो ऑप्शन ए हो जाएगा 1960 में। तो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान के बीच 19 सितंबर 1960 ईस्वी को यह संधि हुआ था। और सिंधु और सतलज नदी का उद्गम जो है वो चीन में है। तो यहाँ पे मैथ्स है, मैथ्स आप लोग सेल्फ बना लीजिएगा। अगर कोई क्वेश्चन मैथ्स का आपका गलत हो रहा है तो आप हमें कमेंट कीजिएगा। इसका जो है मैथ्स का जो सॉल्यूशन है वो मैं अपने टेलीग्राम चैनल संजीव सिविल इंस्टीट्यूट पर सेंड कर दूंगा। तो अगर आपने हमारा अभी तक टेलीग्राम चैनल बिहार दरोगा, बिहार SSC और सचिवालय सहायक और रेलवे NTPC की अगर तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल संजीव सिविल इंस्टीट्यूट को ज्वाइन कर लें। चलिए इसमें मैं केवल आंसर बताते जाऊंगा, आप लोग इसे स्टॉप करके क्वेश्चन पढ़ के इसका सॉल्व करते जाइएगा। तो 71 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, 400 रुपये इसका आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 72 में आइए, 72 का इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 7:8 रेशियो। नेक्स्ट आइए 73 में, 73 का इसका जो मैथ्स है इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, 225, 180, 135। नेक्स्ट आइए 74 में, 74 का जो मैथ्स है इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 11 दिन। नेक्स्ट आइए 75 में, 75 का जो मैथ है इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 3600 और 3000, ठीक है। ऑप्शन 75 का ए हो जाएगा। नेक्स्ट आइए, अब 5 क्वेश्चन मैथ था। नेक्स्ट आइए 76 में, बोला बुकर पुरस्कार 2020 किसे दिया गया, तो 76 का इसका सही हो जाएगा ऑप्शन सी, डगलस स्टुअर्ट को, ठीक है। नेक्स्ट आइए, और इसके कौन से उपन्यास के लिए दिया गया, तो सुग्गी बेन के लिए इसे दिया गया था। नेक्स्ट आइए 77 में, 77 में बोला कि भारत के नए मुख्य सूचना आयुक्त किसे नियुक्त किया गया है, तो 77 का हो जाएगा ऑप्शन डी, यशवर्धन सिन्हा को। नेक्स्ट आइए 78 में, पूरा हाल ही में सीन कनरी का निधन हो गया, वो किस क्षेत्र से संबंधित थे, तो 78 का ये जेम्स बॉन्ड के मूवी में ये काम किए हुए थे सीन कॉनरी, जिनका 90 वर्ष की आयु में ईंधन हो गया, तो ये हॉलीवुड के अभिनेता थे, तो ये फिल्म से संबंधित हो जाएंगे, ऑप्शन ए। नेक्स्ट आइए 79 में,
हाल ही में डिएगो मैराडोना का निधन हो गया, वह किस खेल से संबंधित है? तो आप लोग सभी जानते होंगे, ऑप्शन सी फुटबॉल से। और ये अर्जेंटीना के महान फुटबॉलर हैं। नेक्स्ट आइए 80 नंबर में, बोला कि अमेरिका के भूतपूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा निम्नलिखित में से किस पुस्तक के लेखक हैं? 80 का हो जाएगा सही आंसर ऑप्शन बी। यहाँ पे ए प्रॉमिस्ड लैंड होगा, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है, ठीक है। ये प्रॉमिस्ड लैंड के लेखक बराक ओबामा है। और यहाँ पे द आइस बॉक के जो लेखक हैं वो जेके रॉलिंग है, जो कि हैरी पॉटर के भी हैं। और पोटेंट्स ऑफ पावर के जो लेखक हैं एनके सी हैं। और हाउ टू बी अ राइटर के जो लेखक हैं वो रस्किन बॉन्ड हैं। नेक्स्ट है 81 नंबर में, आईपीएल 2020 में कुल कितनी टीमों ने भाग लिया था? तो 81 का हो जाएगा ऑप्शन ए, टोटल 8 टीमों ने इसमें भाग लिया था। ये सब लेटेस्ट है, ये नहीं कि 2020 दिख गया तो आप लोग को लग रहा है कि नहीं ये क्वेश्चन नहीं आएगा। अगर आप देख सकते हैं तो आपने जो भी एग्जाम दिया होगा आप देख सकते हैं कि 2020 का भी क्वेश्चन दिया गया है। 82 में ये विश्व इकोनॉमी फोरम WEF वर्ल्ड इकोनॉमी फोरम की ओर से जारी बेहतरीन रोड मैप तैयार करने वाले 36 वैश्विक शहरों की सूची में किस भारतीय शहर को सम्मिलित नहीं किया गया है? तो 82 का इसका सही हो जाएगा ऑप्शन ए, चेन्नई को इसमें शामिल नहीं किया गया है। इसमें 4 भारतीय शहर को शामिल किया गया है। वो कौन कौन से 4 शहर? तो बेंगलुरु, हैदराबाद, फरीदाबाद और इंदौर को शामिल किया गया है। नेक्स्ट आई 83 में, बोला कि एशिया का पहला सौर ऊर्जा संचालित कपड़ा मिल किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो ये चर्चा में रहा था, तो 83 का यहां पे हो जाएगा ऑप्शन बी, महाराष्ट्र में। 84 में आइए, बोला हाल ही में किस राज्य ने गायों के संरक्षण के लिए गौ कैबिनेट का गठन करने का फैसला लिया है? तो 84 का हो जाएगा ऑप्शन डी, मध्य प्रदेश की सरकार ने। नेक्स्ट है ये 85 में, बोला किस राज्य सरकार ने सरना संहिता पर प्रस्ताव पारित किया है? तो सरना संहिता आप लोग सरना से भी नाम से समझ गए होंगे, ऑप्शन सी हो जाएगा। झारखंड सरना धर्म को एक हेमंत सोरेन जी वहाँ के मुख्यमंत्री हैं झारखंड के, तो यहाँ पे लोग सरना धर्म के लिए थोड़ा सा जागरूक हो रहे हैं और इसे हिंदू धर्म से अलग धर्म के लिए मान्यता प्राप्त करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। 86 में ये हाल ही में किस राज्य सरकार ने भारत के सबसे लंबे सिंगल लेन मोटरेबल सस्पेंशन ब्रिज का उद्घाटन किया गया है? तो किस राज्य में किया गया है? तो 86 का इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, उत्तराखंड में। नेक्स्ट आई 87 में, बोला किस देश ने मुक्त आकाश निगरानी संधि से खुद को हटा लिया है? तो 87 का यहां पे हो जाएगा सही आंसर ऑप्शन ए, अमेरिका ने। नेक्स्ट है 88 में, बोला बिहार विधानसभा चुनाव में जदयू को कितनी सीटें प्राप्त हुई थी? हाल ही में जो विधानसभा है तो यहाँ पे जो बिहार सरकार है उसमें जदयू और बीजेपी का गठबंधन है। इसमें पूछा है कि जदयू को कितना सीट मिला था बिहार विधानसभा चुनाव में? तो 88 का इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, 43 सीट। और भाजपा को 74 सीट मिला था, ठीक है, और आरजेडी को 75 सीट मिला था। नेक्स्ट आई 89 में, आसियान का 37वां शिखर सम्मेलन नवंबर 2020 में किस देश में हुआ? तो 89 का यहां पे हो जाएगा ऑप्शन बी, वियतनाम में हुआ था। नेक्स्ट आइए 90 नंबर में, बोला G20 का बैठक 21 से 22 नवंबर को कहां संपन्न हुआ? तो 90 का इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, रियाद में। और रियाद जो है वो सऊदी अरब की राजधानी है। नेक्स्ट आइए 91 नंबर में, 91 बोला कि ब्रिक्स का 12वां शिखर सम्मेलन नवंबर 2020 में किस देश की मेजबानी में वर्चुअल तरीके से संपन्न हुआ? तो 91 का यहां पे हो जाएगा ऑप्शन बी, रूस के मेजबानी में। नेक्स्ट आइए 92 में, एपेक शिखर सम्मेलन 2020 कहां संपन्न हुआ? तो 92 का यहां पे हो जाएगा ऑप्शन डी, मलेशिया में। एशिया प्रशांत क्षेत्र के 21 देशों के समूह को एपेक कहा जाता है। इसका फुल फॉर्म होता है एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन। और इसका जो गठन किया गया था 1989 में, इसका स्थापना किया गया था और इसका जो मुख्यालय है वो सिंगापुर में है। नेक्स्ट आइए 93 में, कौन सा देश चंद्रमा की सतह से चट्टानों के नमूने लाने के लिए चांग-E 5 मिशन को प्रक्षेपण नवंबर 2020 में किया? तो 93 का ये सब नाम से पता चल गया होगा, चीन हो जाएगा ऑप्शन सी।
नेक्स्ट आइए 94 में अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन का राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचन का कौन सा क्रम है? तो 94 का इसका हो जाएगा ऑप्शन बी 46वां क्रम है। 95 में आइए 95 में बोल रहा है कि नवंबर 2020 में राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी ने किस नेपाली सेना के जनरल के मानद रैंक से इन्हें सम्मानित किया गया? तो 95 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी। मतलब यहाँ पूछा कि नेपाल की जो राष्ट्रपति हैं विद्या देवी भंडारी, भारत के किसे नेपाली सेना के जनरल के मानद रैंक से उसे सम्मानित किया गया है? तो जनरल मनोज मुकुंद नराने को नेपाल की राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी ने अपनी नेपाली सेना के जनरल के मानद रैंक से इन्हें सम्मानित किया है। नेक्स्ट है ये 96 में पूरा नवंबर 2020 में किस राज्य सरकार ने राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2019 के तहत सर्वश्रेष्ठ राज्य श्रेणी में शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो 96 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी तमिलनाडु। नवंबर 2020 में तमिलनाडु सरकार ने राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2019 के तहत सर्वश्रेष्ठ राज्य श्रेणी में शीर्ष स्थान हासिल किया है। नेक्स्ट आइए 97 में बोला कि लॉस एंजलिस में होने वाली 93वें एकेडमी अवार्ड्स के लिए भारत से किस फिल्म को चुना गया है? तो 97 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए जल्लीकट्टू को। और जल्लीकट्टू जो है एक मलयालम फिल्म है। नेक्स्ट आइए 98 में बोला कि किस देश के प्रधानमंत्री को नोबेल शांति पुरस्कार 2021 के लिए नामित किया गया है? तो 98 का यहाँ पे जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी इजराइल। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को और अबू धाबी के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन जायद अल नहयान को अपने देशों के बीच पारस्परिक रणनीतिक राजनयिक संबंधों की स्थापना में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए नोबेल शांति पुरस्कार 2021 के लिए नामित किया गया है। नेक्स्ट आइए 99 नंबर में 99 नंबर बोला कि कैम्ब्रिज डिक्शनरी द्वारा किस शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर 2020 के रूप में चुना गया? तो 99 का यहाँ पे देख लें ऑप्शन हो जाएगा ए क्वारंटाइन। ठीक है, कैम्ब्रिज डिक्शनरी के लिए। नेक्स्ट आइए इस टेस्ट नंबर 2 का आखिरी क्वेश्चन 100 नंबर। यहाँ पे बोल रहा है कि भारत के सुपर कंप्यूटर का क्या नाम है जिसने दुनिया में 500 सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर की सूची में 63वां रैंक प्राप्त किया है? तो 100 का इसका हो जाएगा ऑप्शन बी परम सिद्धि AI। और इसने 63वां रैंक हासिल किया है पूरे विश्व में। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे टेस्ट कंप्लीट हो चुका है, टेस्ट नंबर 2। अगर आप लोगों ने ज्ञान दर्पण पब्लिकेशन का यहाँ पे बुक नहीं खरीदा है तो आप लोग खरीद लें, छोटू बुक स्टॉल BPSC गेट पटना के पास। और इनका जो ज्ञान दर्पण पब्लिकेशन के जो प्रकाशक हैं रूपर सर, इनका भी मोबाइल नंबर है, यहाँ से भी आप डिटेल बातचीत कर सकते हैं। और जो मुख्य विक्रेता है छोटू बुक स्टॉल BPSC गेट पटना, उसका सारा डिटेल मैं कॉन्टैक्ट लिस्ट वगैरह सारा मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। वहाँ से भी आप लोग इनसे कॉन्टैक्ट करके बात करके मंगवा सकते हैं अपने घर के एड्रेस पे। ठीक है, तो इस वीडियो को देखने के लिए आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो कृपया करके आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें इसी तरह का वीडियो पाने के लिए। धन्यवाद।